नमस्कार। हेलो डीडी में मैं विश्वनाथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जिस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में, उसका नाम है बलराज दत्त। बलराज दत्त का जन्म बहुत पहले हुआ था। झेलम ज़िला था एक जो आज पाकिस्तान में है। वहाँ बलराज दत्त ने अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद बलराज दत्त भारत आ गया। भारत आने के तत्काल बाद विभाजन शुरू हो गया था और उस विभाजन ने बलराज दत्त को अपने परिवार से अलग कर दिया। लखनऊ में पढ़ने वाला बलराज दत्त अपने परिवार को खोजने के लिए निकला। उसे जाके शरणार्थी कैंप में अपना परिवार मिला और जब बलराज दत्त परिवार को लेकर के फिर लखनऊ आया, वहाँ से फिर नौकरी करने के लिए बम्बई पहुँचा। मुंबई शहर में बलराज दत्त को एक नई पहचान दी थी। उस मुंबई शहर में बलराज दत्त ने शुरुआत की। ये बेस्ट एक कंपनी है यहाँ की, बस कंपनी, बेस्ट सर्विस में क्लर्क की नौकरी मिली थी उसे। बलराज दत्त उन दिनों को फाका मस्ती के दिन कहा करता था, फाका कशी के नहीं। और वो एक संघर्ष शुरू हुआ। फिर अचानक बलराज दत्त को काम मिल गया फिल्म आर्टिस्टों के इंटरव्यू करने का रेडियो सिलोन में। और फिल्म आर्टिस्टों का इंटरव्यू करते करते अचानक एक दिन जब वो दिलीप कुमार का इंटरव्यू कर रहे थे, वहाँ एक सज्जन थे रमेश सहगल, जिन्हें बलराज दत्त की आवाज़ पसंद आई, बलराज दत्त का चेहरा पसंद आया, बलराज दत्त के हाव भाव पसंद आए और उन्होंने बलराज दत्त से कहा मेरी फिल्म में काम करोगे। फिल्म में काम करने की स्वीकृति बलराज दत्त ने ज़रूर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पहले मैं बीए कर लूँगा, उसके बाद काम करूँगा। और साल भर तक रमेश सहगल इंतज़ार करते रहे बलराज दत्त के बीए करने का और बलराज दत्त ने पास की पढ़ाई और उसके बाद बलराज दत्त उस फिल्म में काम करने लगे। उस फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफार्म। उस रेलवे प्लेटफार्म से एक शुरुआत हुई थी जर्नी की, एक पूरे संघर्ष में जीवन की एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी की जिसे कहते हैं। और वो सफ़र आज तक जारी है। बलराज दत्त को आज हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है दत्त साहब। दत्त साहब हमारे साथ सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी को अब किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है इस देश में या विदेशों में भी, कहीं पर भी। सुनील दत्त एक कलाकार थे, कलाकार हैं, लेकिन कलाकार के साथ साथ दत्त साहब आप जिस तरह से एक मनुष्य के रूप में आपने अपना परिचय दिया है, जिस तरह से सामाजिक कार्यों में आप आगे आए हैं, आज आप राजनीति में भी हैं, पिछले 3 बार से आप संसद में चुने जा रहे हैं लगातार, तो ये बहुत बड़ी पहचान होती है एक व्यक्ति की। दत्त साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। दत्त साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं अपने दर्शकों को उस बलराज दत्त से लेकर के सुनील दत्त तक की कहानी सुनवाना चाहता हूँ और उसके बाद आज तक की कहानी सुनवाना चाहता हूँ। दत्त साहब, एक लंबी जर्नी आपने की। 50 के दशक में आप पहली बार फिल्मों में आए थे और उसके बाद से लगातार फिल्में चलती रहीं। पिछले 10-12 साल को छोड़ दें तो लगातार आपने फिल्में की। मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि एक बलराज दत्त जब सुनील दत्त बनता है, तो पहले तो मुझे बताइए कि बलराज दत्त सुनील दत्त क्यों बन गया, नाम क्यों परिवर्तन करना पड़ा आपको? उस ज़माने में बलराज साहनी जी बहुत पॉपुलर थे। ओह, बलराज विज भी एक थे कलाकार, बहुत अच्छे थे जी। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं उनके साथ मिक्स ना हो जाऊं, तो अपनी आइडेंटिटी कि मुझे ऐसा हो कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैंने सहगल साहब से कहा, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते हो। फिर उन्होंने बड़े नाम चुने। अच्छा। तो जब नाम चुने तो उसमें मुझे ये सुनील बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा सहगल साहब ये नाम मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने रखा था सुनील कुमार। अच्छा। तो मैंने कहा कुमार मैं नहीं रखूँगा, मैंने कहा कुमार बहुत है फिल्म में, मैं अपनी आइडेंटिटी भी रखना चाहता हूँ। तो दत्त तो मेरा सरनेम है ही, तो सुनील दत्त मेरा नाम हो गया, बलराज दत्त से सुनील दत्त हो गया। तो सब मैं बात तो बाद में करूंगा, लेकिन पहले लोग बात करना चाहते हैं आपसे। देहरादून में उमाकांत जोशी बैठे हुए हैं टेलीफोन पर। उमाकांत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप दत्त साहब से? सुनील दत्त जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका फिल्मी और से राजनीतिक सफर कैसे हुआ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आपको बहुत आगे ले आना चाहते हैं। जी, मैं पूछना चाहते हैं कि फिल्मों से राजनीति में कैसे आ गए आप? नहीं, क्या है कि आप जानते हैं कि मैं जब कला की दुनिया में था, कलाकार भी था जब, उस वक्त भी मैं जवानों को एंटरटेन करना और देश की समस्याओं को सामने रख के मैं हमेशा आगे आगे रहा।
तो जब ये शुरुआत हुई एक देश में इंदिरा जी की जब हत्या हुई, और उस वक्त मैं अमेरिका में था, और कंडोलेंस मीटिंग के लिए मैं कौंसल जनरल के ऑफिस में गया। तो जब मैं बाहर निकला तो सामने वहाँ पार्क है, सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में, तो वहाँ बहुत जश्न मनाए जा रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हमने कहा कि एक व्यक्ति की मौत के बाद, इतनी बड़ी हस्ती की मौत के बाद इस तरह का जो मुजाहरा ठीक नहीं था। तो मैं बड़ा उदास था, और मैं वहाँ से हवाई जहाज़ पकड़ के जब आया इधर फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, तो मैंने देखा कि दिल्ली में भी आग लगी हुई है, और बहुत से सिख हमारे भाई बहनें बच्चे जो हैं मार दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि मैं खुद एक हिंदुस्तान के बंटवारे का शिकार हूँ, और इस तरह की जो हादसे होते हैं तो उससे मेरा दिल कांप जाता है। मैं समझता हूँ कि फिर हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक नहीं हुई हमारे देश के लिए। तो उस वक्त जब ये राजीव जी इलेक्शंस हुई, तो राजीव जी ने मुझे कहा कि अगर तुम आना चाहो चुनाव के लिए, तो मैं तैयार हो गया। इसलिए कि मैंने सोचा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ मैं अपने दिल की बात खोल के अपने देश के भाइयों को बता सकूँगा कि सबसे बड़ा एक जो चीज़ है हमारे देश में, वो एकता जो है, भाईचारा, दोस्ती, यही एक चीज़ है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। तो उसने आपको राजनीति तक पहुंचा दिया। जी हाँ, जी हाँ। दत्त साहब, इसमें एक सवाल और आ गया, औरंगाबाद से शैला पांडव पूछना चाहते हैं कुछ। शैला जी पूछिए, क्या सवाल है? हाँ जी हाँ, हेलो जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सुनील दत्त साहब ने जो मिलन फिल्म में जो काम किया था ना, हाँ। वो हमको बहुत ही अच्छा लगा था। अच्छा। और दूसरी बात ये है, और दूसरी हाँ बोलिए। कि जो उनके फेस में इनोसेंटनेस है, हम्म। वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वो जो एक्टिंग करते हैं वो बिल्कुल नेचुरली लगती है। कोई ऐसा जानबूझकर या कोई ऐसा जबरदस्ती करके टेंशन ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। इसलिए हमको बहुत नेचुरल एक्टर लगते हैं। तो ये आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं सर दत्त साहब, कि आपके चेहरे का जो भोलापन है और जो आपकी जो स्वाभाविक एक्टिंग होती है उसकी तारीफ कर रही हैं। ये मिलन फिल्म इनको बहुत पसंद आती है। कैसी थी ये मिलन फिल्म? पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी मेरी तारीफ़ कर दी, और उससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। और अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरी पिक्चरें देखते हैं और इतनी बारीकियों में जाते हैं कि जो आपने कहा उससे मुझे एक्चुअली दिल में बड़ी खुशी हुई है। और मिलन जो फिल्म थी उसके ऊपर काफ़ी हमने मेहनत की थी, क्योंकि उसमें मैं एक इसका काम कर रहा था, अपना किश्ती चलाने वाले का काम कर रहा था। मल्लाह थे आप? मल्लाह थे, जी हाँ। तो ये तो हमको आता नहीं था, तो मैंने एक वहाँ के लोकल मल्लाह को लेके मैंने किश्ती चलाना सीखा पहले। अच्छा। कि क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो लोगों को मालूम हो कि मैं मल्लाह बैठा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई एक्टर बैठा हुआ है। तो फिर वहाँ ये जो दरिया है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में गोदावरी, तो वहाँ का पूरा पार्ट जो है मैं तैरता था। अच्छा। तैर के मैंने कहा कभी अगर मछेरा जो मल्लाह जो है पानी में गिर गया तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे। तैयारी पूरी थी आपकी? तो सारी तैयारी। तो मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें जो मैंने की, तो उससे नेचुरल चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है अंदर कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पूरी कोई तैयारी हो आदमी के पास में और मन में हो कि मुझे सही चीज़ दिखानी है। इस फिल्म का एक छोटा सा टुकड़ा दिखा दूं मैं अपने दर्शकों को? हाँ दिखाइए। आपको भी याद आएगा, बहुत पुराना। जरा दिखाना चाहता हूं मैं कि इस मिलन फिल्म में दिलीप कुमार साहब, दत्त साहब जो बात बता रहे थे, किस तरह से उन्होंने कोशिश की, किस तरह उन्होंने अपने आप को तैयार किया मल्लाह के रोल के लिए। आपने ये फिल्म के बारे में बात करना चाहता था मैं, और ये भी पूछना चाहता था कि जब आप देखते हैं फिल्मों को तो कैसा लगता है अपनी पुरानी फिल्मों को। लेकिन उससे पहले सचिन पार्ली बोलना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सचिन स्वामी पार्ली से। सचिन बोलिए। हेलो सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सर। गुड मॉर्निंग। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल किया है, ये बारसी में भी एक है, तो इसके बाद आप कहाँ कर रहे हो, इसके आगे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, इसमें आप बहुत बढ़ाना चाहेंगे या आप क्या करने इसके बाद? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं बारसी में जो नरगिस दत्त हॉस्पिटल है कैंसर का,
हम अब चाह रहे हैं कि ये मेरी धर्मपत्नी के नाम से अमेरिका में और कनाडा में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई है और वहाँ वो पैसा इकट्ठा करते हैं और मैं भी वहाँ जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ पैसा इकट्ठा करने के लिए। मगर वो पैसे यहाँ नहीं भेजते, वो उसका इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है अच्छा। जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो अस्पतालों में भेजते हैं। तो ये तो हॉस्पिटल तो एक बना है, मगर हम चाह रहे हैं कि जो गांव वगैरह में छोटे छोटे कस्बों में जो हॉस्पिटल हैं जो गरीबों का इलाज करते हैं वहाँ ये मेडिकल इक्विपमेंट जाए। और अभी तक हम $5 मिलियन का मेडिकल इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचा चुके हैं। $50 लाख का आ चुका है। अलग अलग या सिर्फ कैंसर के लिए सारा चीज़ें या कैंसर के लिए सिर्फ कैंसर कैंसर के लिए। आपने बहुत सारे काम किए दत्त साहब, इस तरह के समाज सेवा के कार्यों में आप लगे हुए हैं, फिल्मों से आप जुड़े हुए हैं, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ जंप आप बहुत सारे आएंगे इस कार्यक्रम में। फिल्मों में जंप होते हैं, वैसे यहाँ भी जंप हो रहे हैं कि आप कहीं फिल्म से आपको एकदम लोग समाज सेवा में ले आएंगे और समाज सेवा से राजनीति में ले जाएंगे। मैं आपको फिर फिल्म में ले जाना चाहता हूँ कि वो जो मिलन की बात कर रहे थे, आपने सीन देखा, जहाँ तक मुझे ध्यान है आप अपनी फिल्में बड़े क्रिटिकल होकर देखा करते हैं, बड़ी आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं आप और देखना चाहते हैं कि कैसी फिल्म मैंने कर दी थी। जब आप अब देखते हैं पुरानी फिल्मों को, इस उम्र में जो आप फिल्मों से लगभग दूर हो चुके हैं, लगभग इसलिए कि आगे बात आने वाली है इसलिए विचारों में, तो कैसा लगता है आपको देख करके? बिल्कुल वैसे ही लगता है, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब मैं ये देख रहा था तो मुझे वो लोकेशन याद आ रही थी जहाँ वो दरिया का किनारा याद आ रहा था। वो पुराना जो बोटमैन था जो मुझे कश्ती चलाना सिखाता था और मुझे जब मैं तैरता था तो मेरे साथ साथ बोट में आता था। अच्छा अच्छा। तो वो सब सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और वहाँ कैंप लगाया था हमने। और क्योंकि आंध्रा में ये काफ़ी मिर्चों वाला खाना खाते हैं। हाँ, काफ़ी तीखा होता है, तीखा, बहुत तीखा खाना होता है उनका। तो वहाँ पे हमको वहाँ के जो लोकल लोग थे, गांव के लोग बुलाते थे खाना खाने के लिए। अच्छा। तो हम जब जाते तो हालत ख़राब हो जाती थी। साथ में मीठा लेके जाते होंगे। तो मैं फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, हमने कहा कि देखिए ज़रा कुक भेज दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो खाना तो अपना अपना शौक होता है, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से लोग खाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाएं, जब आपने पहली फिल्म की रेलवे प्लेटफॉर्म, जी हाँ जी, तब तक आप फिल्मों में नहीं आए थे, अचानक आप फिल्मों में आ गए, आपको पा लिया गया। तो उस समय जब आपको ऑफर मिला था तो कैसा लगा था आपको फिल्मों में आना? उस वक्त अच्छा तो लगा था, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया था इस प्रोग्राम की वजह से, रेडियो सिलोन के प्रोग्राम की वजह से। मुझे बड़े फ़ैन के लेटर्स आने शुरू हो गए थे। अच्छा, फैन मिल वहीं से शुरू थी? हो गया था जी, क्योंकि स्टार की इंटरव्यू करता था। तो स्टार की इंटरव्यू करने वाला भी बड़ा पॉपुलर हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब मुझे उम्मीद है। तो मुझे चिट्ठियाँ आती थी। और फिर हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया था कि फिल्मी खबरें। अच्छा। वो मेरा ख्याल है पहली बार रेडियो पे कभी किसी ने दिखाया हो। हम ऐसे टेप रिकॉर्डर वगैरह ले जाते थे सेट पे, और वहाँ पे जो सेट की एटमॉस्फेयर होती है कि बांडर दो, उधर से पंजा मारो, और इस तरह की जो आवाज़ें, फिर हम बताते थे पंजे का मतलब क्या है। अच्छा। तो पंजा मारो के हाथ देने मार दो। ये तो जो लाइट है उसको पंजा, 10 पंजा बोलते हैं। जी हाँ, 5 kg 10 kg लाइट्स जो होती हैं। तो वो सारी एटमॉस्फेयर तो लोगों को अच्छी लगती थी। तो फिर जैसे कि सीन चल रहा है हीरो हीरोइन का, तो अब आपको दिलीप साहब और मधुबाला जी, अभी उनका सीन चल रहा है, मैं आपको सुनवाता हूँ। तो वो लाइव वो सीन हम रिकॉर्ड कर लेते थे। अच्छा, वो दिखा देते तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो जाता था जी। तो उसकी वजह से फैंस बहुत बहुत बढ़ गए। और जब मैं फिल्म में आया तो एक जिम्मेदारी मेरी थी जी कि मैं कैसे इस माहौल में आके एक तो अपना अलग मकाम बनाऊंगा, क्योंकि उस ज़माने में दिलीप साहब, राज साहब और देव साहब तो टॉप स्टार्स थे। और देन इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई अपना रास्ता अलग ही बनाऊं तो अच्छा है, नहीं तो मैं ऐसे ही घुल मिल जाऊंगा, बीच में ही रह जाऊंगा। तो फिर इस तरह की मैंने फिल्में चुननी शुरू की।
जो बिल्कुल अलग थलग हों। मैं उन अलग थलग फिल्मों की बात आपसे करना चाहूँगा और कैसे आप चुनाव करते थे, लेकिन मेरे से पहले कोई और कुछ पूछना चाहते हैं। मुंबई से ही हैं, भरत पूछना चाहते हैं। भरत पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते, मैं भरत झंझारा बोल रहा हूँ विठलवाड़े से। जी बोलिए। बहुत दिनों के बाद आप फिल्मों में आ रहे हैं, जो सुना है संजय जी के साथ, जरा बताइए उस फिल्म के बारे में। और अभी तक आपने जो काम किया है सामाजिक तौर पर बहुत सारा सराहनीय है, और आगे भी हमारी शुभकामना रहेगी आपके साथ कि आप अच्छी तरह से काम करते रहेंगे और हमें अच्छी तरह से आपके सामाजिक तौर पर हम लोग को अच्छी तरह से बताते रहेंगे, और फिल्मों के बारे में प्लीज बताएंगे आने वाली। ये मुन्ना भाई के बारे में पूछ रहे हैं, जरा बताइए। हाँ जी, हाँ, ये बहुत सालों के बाद मैंने ये फिल्म की है और फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। ये एक सामाजिक कहानी है, सामाजिक सुधार की कहानी है, और जो मुझे रोल दिया गया है मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो रोल है उसमें एक ऐसा समाज का एक ऐसा इंसान है जो कि इस सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, जो कि जिसके पास के उसकी इज़्ज़त जो है कई दौलत से कहीं ज़्यादा अपनी इज़्ज़त को वो मानता है। तो इस तरह के उसूलों वाला आदमी जो है वो ये है, और किस तरह वो सुधारता है समाज के कुछ लोगों को अपने इन उसूलों की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा हूँ, ये वैसा ही मुझे रोल मिला है, तो इसलिए मैंने वो रोल चुना है कि मैंने कहा चलिए मैं ये कर लेता हूँ, और फिल्मों के ज़रिए भी अगर मैं कुछ एक छोटा सा संदेशा दे सकूँ हमारे देश के लोगों को, अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये फिल्म की है। आप क्या मानते हैं दत्त साहब के फिल्में जो है वो मनोरंजन का माध्यम है बेसिकली, या वो समाज सेवा का माध्यम है, या समाज सुधार का माध्यम है, क्या है? मतलब कला को आप क्या देते हैं? ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक कमर्शियल आर्ट है, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ उस वक्त फिल्म बनाता हूँ। मैं जाता हूँ मार्केट में, पैसे लेता हूँ, इंटरेस्ट देता हूँ उसके ऊपर जी। और अगर फिल्म मेरी नहीं चलती है तो कोई इंटरेस्ट माफ़ नहीं करता, कोई पैसा माफ़ नहीं करता। तो इसलिए हम इसको इस तरफ कहें कि समाज सुधार के लिए चीज़ें हैं, तो ये मैं नहीं इस चीज़ को मानूंगा, क्योंकि हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जो मैं फिल्म बनाऊँ वो चले। अगर नहीं चलती है तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल डूब जाता है। तो मतलब कला साथ साथ चल जाए, समाज सुधार बीच में आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन बेसिकली ये एक कमर्शियल आर्ट है जिसे आप लेना चाहते हैं। दत्त साहब ये भिलाई से राजू शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं। राजू बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सुनील दत्त साहब, चरण स्पर्श। हाँ, नमस्कार। आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? हाँ जी। सर मैं अभी 36 इयर्स का हूँ, लेकिन मैं बचपन से आपकी पिक्चरों को बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत मतलब पसंद करके देखता हूँ आपकी फिल्मों को। आप भिलाई भी आ चुके हैं सर, भिलाई या रायपुर एक बार? हाँ, मैं आया था। मैंने आपकी एक बार फोटोग्राफ देखी है विद्याचरण शुक्ला जी के साथ में। जी। तो मैं सर आपका इस मदर इंडिया फिल्म मैंने कई बार देखी, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपका जानना चाहता हूँ मैं, कुछ उसके बारे में पुरानी यादें साझा करना चाहता हूँ सर। आप कुछ बताएंगे कन्हैया लाल जी का, और आपका रोल बहुत अच्छा लगा था मुझे। अच्छा। प्लीज सर। हाँ जी, हाँ वो आपका अगर कभी नेक्स्ट टाइम कभी प्रोग्राम बनेगा तो मैं आपसे रूबरू मुलाकात करूंगा सर। अच्छा, ज़रूर। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मदर इंडिया तो एक बहुत ही बड़ी पिक्चर है, और आज भी उसको माना जाता है, क्योंकि जब भी कहीं रिलीज़ होती है क्लासिक फिल्म है हमारी। जी हाँ। और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। इसको एक अमेरिकन फिल्म बनी थी गॉन विद द विंड, और इसको इंडिया की गॉन विद द विंड बोलते हैं जी, क्योंकि इतनी पावरफुल फिल्म। और ये एक पहली फिल्म थी जिसमें कि इंटरनेशनल अवार्ड मिले। ये पहली फिल्म थी जिसको कि ये जो आज ऑस्कर का इतना नाम हो रहा है, तो पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। अच्छा। और एक वोट से इसको अवार्ड नहीं मिला, इटालियन फिल्म को मिल गया था। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो महबूब साहब की लगन थी इस फिल्म को बनाने में, और उन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया था। और ये फिल्म इसका जितना भी
क्रेडिट जाता है, मैं तो समझता हूँ कि महबूब साहब को सबको जाता जाता है, कलाकारों को नहीं। है। कलाकारों को तो उन्होंने वो जो हम जब नए नए थे तो हमको कितनी जानकारी नहीं थी कि किस तरह की कैरेक्टर होता है, ये बिरजू कैसे परफॉर्म करेगा, मगर वो इतना इंस्पायर करते थे हमें, इतना इंस्पायर करते थे कि मैं ये महसूस करने लगता था कि मैं बिरजू हूँ, मैं सुनील दत्त नहीं हूँ। और ऐसा ही वो इंस्पायर करते थे कन्हैया लाल जी को, ऐसा ही वो इंस्पायर करते थे मिसेस दत्त को। और उन छोटा बच्चा जो है, आपने अगर देखा होगा तो वो भिंडी बाजार से कहीं से पकड़ के लाए थे उसको, हाँ हाँ। तो वो अजीब तरह की गालियाँ भी देता था महबूब साहब को। अच्छा तो महबूब साहब ने कहा कि यही लड़का है जो मुझे चाहिए अच्छा फिल्म के लिए। हाँ हाँ और उन्होंने उसको चुना, उसको अपने घर में रखते थे, उसको पढ़ाया, उसको अमेरिका भेजा, उसको साजिद को। तो वो उसका जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी नेचुरल हुई। और जब बड़ा होता हूँ तो मुझे इतना ये था कि इस परफॉर्मेंस के साथ साथ मुझे निभाना है, आगे अपने आप को। बढ़ाना है उसको। हाँ, तो ये महबूब साहब ने मुझे बड़ी हेल्प की उस थी फिल्म में उसमें। नरगिस जी भी थी जी जी और हाँ। उनकी बहुत यादगार जो उनकी एक्टिंग थी उस ज़माने की, उसको आज भी बड़े इज्जत से देखा जाता है। और जिस तरह का रोल उन्होंने किया था, जी, जी। मदर का रोल, वैसे रोल अब देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ यादें उस ज़माने की आपकी होंगी नरगिस जी के साथ काम करने की? उनमें एक चीज़ मैंने देखी थी जो कि ये संजू में भी है ऐसी, मेरे बेटे में। क्योंकि हम ऐसे एक्टर हैं कि अगर फंस गया, जैसे मुझे एक बड़ा सैड सीन मिला करने के लिए और मैं स्टूडियो में हूँ, तो मैं उसी सैडनेस में ही रहूँगा, माहौल उस माहौल में निकलूँगा नहीं। जीते हैं उस माहौल को हाँ आप। जी हाँ, और वहीं लेटा रहूँगा, स्टूडियो में ही लेटा रहूँगा, खाना भी नहीं खाऊँगा जब तक कि वो सीन नहीं हो जाए। अच्छा। तो ये ऐसा उनमें नहीं था। हम्म। वो एक इतना इतना ड्रामेटिक सीन करने के बाद वो जैसे एक्स्ट्रा लड़कियां होती थी वहाँ बैठी हुई, वो फर्श पे बैठी हुई हैं स्टूडियो में, वहीं उनके पास बैठ जाती थी, जाके हंस रही हैं, खेल ये उनके साथ। तो हम समझते थे ये कैसा है कि इतना ये सीन चल रहा है, इसकी तैयारी करनी चाहिए इनको। और जब वो कैमरे के सामने आती थी तो बिल्कुल आप यकीन जानिए कि हम समझते थे वो जो सामने हंस रही थी वो नहीं है, ये तो ये हैं। मतलब अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकती करना थी जो वो। है। और ऐसे ही संजू में मैंने देखा है कि वो शॉट देने के बाद इधर उधर भागना शुरू कर देगा। अच्छा। और लाइट मैन चाय पी रहा है तो उसका गिलास अपने हाथ में लेके पीना शुरू कर देगा। और फिर बाद में जब रोल आएगा बाद फिर में जब बुलाएंगे कैमरे के सामने आएगा तो ये डिफरेंट मैन। ये हमसे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा सा फैटलिस्टिक नहीं है कि निराशावादी जैसा है जीना है। और आपका दर्शन ज़िंदगी का, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपने ज़िंदगी को सुधारने की हमेशा कोशिश की कि जैसी भी परिस्थितियाँ आएँ उनको जी करके उनको पार किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। जी, जी। आपका जीवन दर्शन किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये गाना भी काफ़ी, अगर उसको और तरीके से लें तो बड़ा इंस्पायर करता है अच्छा। कि दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, तो यू कांट रन अवे फ्रॉम लाइफ। इन दैट वे तो जिंदगी का मुकाबला तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। और इस तरह की फिल्म देखिए ना, ये भी एक कमर्शियल फिल्म है। इस फिल्म में मेरा ख्याल है कि 50 हफ्ते पता नहीं गोल्डन जुबली की है, मगर इसमें कितना बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, कितनी ब्यूटीफुल वैल्यूज़ हैं कि एक बीवी का हस्बैंड चला जाता है छोड़ के, जी। मगर वो समझती है कि मरा नहीं है वो शायद कभी भी आ जाए, वापस आएगा। तो अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती है, अपना टीका नहीं उतारती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे देश का इतना महान कल्चर है जो आजकल आपको कहीं नज़र नहीं आता। इस तरह की वैल्यूज़ जो होती हैं, यू नो, ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए और प्रेरणा मिलती है। अब सुजाता फिल्म आप देखिए जी। अच्छा, चोपड़ा साहब ने साधना फिल्म बनाई थी, तो उनमें मैसेज होता था जी हाँ, जिंदगी का। exactly, आज आप फिल्मों में आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मैं पूछूंगा बाद में थोड़ी देर बाद कि क्या कारण थे कि आज फिल्में इस तरह से बदलती जा रही हैं। लेकिन इस बीच बालू यादव सातारा से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बालू जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं जी से पूछना चाहता था कि उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? वाह, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? ये तो ढूंढना पड़ेगा। अभी तो जिंदगी और बहुत लंबी चलनी है और भी खुशी के दिन आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्षण होते हैं जो आदमी को याद हाँ रहते जी हैं। हाँ। दरअसल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन तो वो था जब मेरी माँ मुझे मिली थी, क्योंकि पार्टीशन के बाद, क्योंकि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो लाखों लोग जो बेघर हो गए थे
और विश्वनाथ जी आप तो जानते ही हैं, आप भी हिंदुस्तान के बंटवारे का शिकार हैं। तो अलग अलग कैंपों में मैं ढूंढता रहा अपनी माँ को, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, और मैंने सोच लिया कि शायद उनका भी वही हाल हुआ होगा जो और से बहुत से लोगों का हुआ है। तो एकदम मैं अम्बाले में था तो एक तांगा मेरे पास से गुजरा, तो उसमें से आवाज़ आई, ये बलराज। अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ कौन जानता है मुझे बलराज। तो इतने में मेरा एक रिश्तेदार था वहाँ, वो तांगे में जा रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे तांगे में बिठा लिया। तो मैंने कहा कि मुझे डर भी लगे इससे पूछने के लिए कि ये क्या कोई हुआ मेरी मेरे माँ परिवार बाप का कोई मेरी माँ देखी है तुमने कहीं। तो उसने कहा कि उसे भी कुछ बोला नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा तुम कैसे आ गए वहाँ से। कहता है हम तो आ गए और मेरा जो अंकल है वो एसपी बन गया यहाँ अम्बाला का। अच्छा। तो चलो तो उनकी कोठी में चलते हैं। तो हम वो बाली साहब, उनका बाली साहब नाम था, तो उनकी कोठी में गए। तो जब मैं तांगे से उतरा तो मेरे सामने देखा कि मेरी माँ खड़ी है। अच्छा। वही मैले कुचैले कपड़े पहने हुए जो मतलब कि कई महीनों से धोए नहीं होंगे उन्होंने, और मेरा भाई वो शॉर्ट्स पहने हुए खड़ा है, मेरी बहन खड़ी हुई है। तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे मुझे दुनिया जहान मिल गया है। जन्नत मिल गई है। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा खुशी का दिन था कि जो मेरी सब उम्मीदें टूट चुकी थी और मेरे सामने मेरी माँ आ गई और मेरा भाई और ये आ गया। तो यही एक सबसे बड़ा खुशी का दिन मैं समझता हूँ कि जिससे एक फिर नई शुरुआत हुई। स्वाभाविक है कि मतलब जिस माँ के बारे में सोचते हैं पता नहीं कहाँ है वो, और अचानक सामने आ जाए, उसने आपके उसने बताया भी नहीं इसी बारे में, आपको कोई ड्रामा करना चाहते थे शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस बीच किशोर जोशी पुणे से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे दत्त साहब। किशोर पूछिए, क्या सवाल है। हेलो जी किशोर। संजय साहब जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो सामाजिक इसमें काम कर रहे हैं, तो और मैं तो माय नाउ एज इज 43। आपका मैं बहुत चाहता था। आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है बोलिए। कि राजकुमार साहब के साथ आप जो काम कर रहे थे, मैं पिक्चर बता देता हूँ, हमराज है या वक्त पिक्चर है। तो उस जमाने में आपकी और उनकी बहुत अच्छी कंपटीशन थी और बातें भी अच्छी चलती थी कि भाई दोनों का काम कैसे हो रहा है। तो उस बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजकुमार साहब को भी बहुत चाहता था और आपको भी बहुत चाहता था। तो आपको जरा उसके बारे में थोड़ी बताएं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, राजकुमार जी तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और हमारा क्योंकि मदर इंडिया में भी उन्होंने काम किया था, तो उस ज़माने में भी हम एक ही छत पे सोते थे इकट्ठे, मैं राजकुमार जी, राजेंद्र कुमार जी सारे। तो उस ज़माने की दोस्ती थी। फिर वक्त में काम हुआ, हमराज में हुआ, 36 घंटे में भी वो मेरे साथ थे। तो बस उनका हमारा आपस में मुकाबला भी चलता रहता था सेट के ऊपर। वो तो स्वाभाविक है, दो कलाकारों में होना भी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता था। मगर मैं बहुत मिस करता हूँ राजकुमार जी को भी और राजेंद्र कुमार जी को भी। कभी कभी जब टीवी पे देखता हूँ कुछ ऐसी फिल्में, कभी मौका मिलता है तो फिर वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दत्त साहब, ये जो आपने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, उसके बाद आपने बताया कि किस तरह से आप राजनीति में आए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में आपके मन में बदलाव आया थोड़ा सा, और आपको लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए। फिर उसके बाद, उससे पहले की बात जानना चाहता हूँ, जब आप 62 की लड़ाई के दौरान आपने खासतौर पर कुछ पैसा इकट्ठा किया था, शायद पहले खुद अपनी तनख्वाह में से दिया था, शायद 15,000 पैसा आपको मिलता था एक फिल्म का उस जमाने में। हाँ जी, इतने और आपने उसमें से इकट्ठा करके करीब 1 लाख रुपया नेहरू जी को दिया था उस जमाने में। और नेहरू जी ने तब आपसे कुछ और भी कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे साथी लोग जो हैं मोर्चों पर जाकर के सैनिकों का मनोरंजन करें। वो अनुभव कुछ बताइए ना, कैसी लग रही थी जब आप गए थे उस समय। वो क्या था कि ये 62 की जो जंग हुई थी, तो उस ज़माने में अंदर बड़ा जोश था जवानी का, और मैं फिल्म बना रहा था, ये मुझे जीने दो। मेरे मन में बड़ा दुख था, तो हमने कहा क्या किया जाए। तो हमने एक आध डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, मैं उस साहब ने उस ज़माने में काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनी थी जी। तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए। तो मैंने कोई 8-10 फिल्में साइन कर ली, उनसे एडवांस पैसा लेके 1 लाख रुपया इकट्ठा किया मैंने। तो मैं सीधा चला गया
दिल्ली, तीन मूर्ति। हाँ 3 मूर्ति। तो वहाँ सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया मुझे कि भाई अभी तो 8 बज गए हैं और ये पंडित जी का खाने का वक्त है और उसके बाद तो वो सो जाएंगे, तो आप कल आइए। तो मैंने कहा कल तो मैं तो आज रात से बाई रोड जा रहा हूँ ग्वालियर, क्योंकि मेरी शूटिंग है वहाँ पे मुझे जीने की। तो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल अब तो मिलना। तो इतने में इंदिरा जी का सेक्रेटरी यशपाल कपूर, अच्छा। वो स्कूटर पे आ रहा था, उसने मुझे पहचान लिया। अरे सुनील दत्त जी आप यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा देखो यार मुझे पंडित जी से मिलना है, ये मुझे मिलने नहीं दे रहे। उसने मुझे अपने स्कूटर पे बिठाया, अंदर ले गया। अच्छा। तो अंदर वो जो लेडी थी वो जो घर संभालती थी, वेरी नाइस लेडी वो भी, तो वो मुझे कहती है तुम भाग के ऊपर चले जाओ, पंडित जी खाना खा रहे हैं, तो तुम चले जाओ, इंदिरा जी साथ है बस। और उस जमाने में ऐसे लोग जा सकते थे हाँ जी, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? मैं तो अब तो ऐसा लगता है कि जाएं या नहीं जाएं। तो मैं चला गया ऊपर, तो पंडित जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इमेजिन कीजिए, एंड द ग्रेटेस्ट हीरो, जो उस जमाने के लोगों के ग्रेटेस्ट हीरो थे वो बैठे हुए हैं, इंदिरा जी बैठी हुई हैं। तो मैंने नमस्कार किया, कहते आओ बैठो। इंदिरा जी कहती हैं खाना खाओगे? मैं कहती थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा जी मैं ये 1 लाख रुपया लाया हूँ नेशनल डिफेंस फंड के लिए। तो मुझे यूँ देखते हैं एंड यू नो स्माइल, यू नो, कहते अच्छा किया। मैंने कहा पंडित जी मेरा खून खौल रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ जो। तो कहते हैं कि हाँ तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जवान तो हमारे पास बहुत हैं, लाखों जवान हैं हमारे पास, एक से एक बहादुर जवान है हमारे पास। तो तुम कलाकार हो, तुम उनको एंटरटेन क्यों नहीं करते हो जाके? अच्छा। बर्फ़ों में पड़े हुए हैं, बर्फ़ों को उसके अंदर वो टनल बना के उसके अंदर वो रहते हैं, जी रहे हैं मुश्किलों में। हाँ मुश्किलों में। वहाँ कोई रेडियो भी नहीं है, कि उस ज़माने में ये नहीं था, ट्रांजिस्टर नहीं था, पहुँचते नहीं थे लोगों तक। तो वहाँ से ये आइडिया पैदा हुआ, जब उसने आइडिया ने जन्म लिया, ये तो मैंने जनता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप बनाया। और आप यकीन जानिए कि क्यों मैं समझता हूँ कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम ए स्टेट्समैन या प्राइम मिनिस्टर। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग। उनको मालूम था कि कैसे लोगों का दिल जीतना है। हम लद्दाख गए जी एंटरटेन करने के लिए जवानों को। तो मैं था, तलत महमूद था, प्रेम धवन था जिसने गाना लिखा था काबली वाला का, अच्छा, ऐ मेरे प्यारे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछले चमन। तो हमने वहाँ जाके एंटरटेन किया। जब तो पेपरों में आ गया कि सुनील दत्त जनता ट्रुप को लेके गया एंटरटेन करने, तो पंडित जी को कहीं पता चला होगा, तो उनको याद था कि भाई मैंने इसको कहा था जाने के लिए, तो गया है लड़का। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि जब ये यहाँ आए वापस लौटे दिल्ली तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। अच्छा। तो वी वर शॉक्ड कि प्राइम मिनिस्टर जिसके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये याद रहा कि मैंने इस लड़के को भेजा था। तो जब हम आए वापस जल्दी नहीं आ सके क्योंकि हवाई जहाज़ वहाँ लैंड नहीं कर सका बैड वेदर की वजह से। तो जब हम आए तो हमने सोचा कि कहाँ पंडित जी मिलेंगे, क्योंकि जो टाइम दिया था तो वो तो हुआ नहीं। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन कर दिया उनके सेक्रेटरी को, तो कहता है कि भाई आज तो मिलना मुश्किल है। तो वहाँ के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, गैलब्रेथ, वो आ रहे हैं, फिर कुछ अमेरिकन माउंट एवरेस्ट पे गए थे, वो आ रहे हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा, मैंने सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा पंडित जी से पूछ तो लीजिए आप, हम तो दर्शन ही हो जाए, ठीक है 5 मिनट में भी हम दर्शन हो जाए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा बुला लो उनको। तो हम सब जनाब, यहाँ तक कि हमारा जो था मस्कीन खान, जो कि ये बजाता था, क्या बोलते हैं उसको, जो बिस्मिल्लाह खान साहब बजाते हैं नहीं, शहनाई, तो शहनाई से शुरू करते थे। अच्छा। और सारे सिंगर जो हमारे साथ थे, कॉमेडियन जो हमारे साथ थे, पूरे के पूरे लोग हम वहाँ पहुँचे। अच्छा। 3 मूर्ति। तो फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने मुझे बुलाया, हमें बुलाया, तो बैठ गए, कोई ज़मीन पे बैठ के जैसे घर में बैठते हैं, तो परिवार ज़्यादा हो तो कुर्सियाँ कम है, नीचे बैठ जाओ। तो पूछने लगे क्या किया तुम लोगों ने, तो हमने बताया कि हमने ये किया सारा। तो सुनते रहे सब। हमने कहा गाना भी प्रेम धवन जी ने गाना भी था, उन्होंने गाया, कौन सा गाना, ये काबली वाला का। फिर हमने वो गाना गाया। मैं उसकी बात थोड़ी देर में करूंगा आपसे, क्योंकि जलंधर में जगमोहन इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का, बहुत दूर है वो। जगमोहन बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है सुनील दत्त जी से बात करके।
जी बोलिए। मैं आपकी फिल्मों का बहुत ज्यादा फैन हूँ। हम्म, आपकी फिल्में जैसे पुरानी बहुत ही अच्छी थी, गुमराह और मेरा साया, वक्त, हमराज, इन फिल्मों में आपके रोल बहुत ही अच्छे थे। आपकी एक्टिंग, जो एक्सप्रेशन आपके थे, पॉजिटिव थे एकदम। मैं सुनील दत्त जी से चाहता हूँ कि वो अपनी फिल्म का एक डायलॉग सुनाए, कोई डायलॉग? फिल्म का जो जो बहुत ही अच्छा था। आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी दोहराते थे, जैसे गुले गुलबदन गुले बहार, ऐसा है। आपको पुरानी यादें दिलवाना चाहते हैं। जगमोहन जी देखते हैं क्या करते हैं सुनील दत्त जी आपके सवाल के बारे में, कुछ आप सुनाना देखिए चाहेंगे? कि मैं कुछ 14 साल के बाद तो मैं अभी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, और ना जाने की ज़िंदगी में इतने डायलॉग भूल चुका हूँ कि वो फिल्मों के डायलॉग कब कहाँ याद होना बड़ा मुश्किल याद होता है, करना लेकिन इतना आपके मुश्किल है। डायलॉग लोगों को बहुत याद रहते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, और बहुत प्रभावकारी हुआ करते थे। हम लोग वो बात कर रहे थे नेहरू जी के पास आप जब मिलने जी, के जी, लिए हाँ। गए, उन्होंने बिठाया, फिर आपने वो गाना सुनवाया उनको। तो वो गाना वो सुनते रहे वो, एंड आई मैंने ऐसा महसूस किया कि वो किसी चीज़ में खो गए हैं क्योंकि गाने के लफ्ज़ ही ऐसे थे कि यार मेरे प्यारे चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही बहुत मेरी अच्छा आबरू, लगता तू है ही मेरी सुन करके, जान। हाँ। जिया तो फिर हमें पकड़ के ले गए, गैलवेज से मिलवाया, अच्छा। और जो अमेरिकन माउंटेनियर्स उनसे मिलवाया हम्म। कि ये मेरे माउंटेनियर्स से मिलो, कि ये भी वहाँ पहाड़ों पे जवानों होके को आया है। एंटरटेन करके आए। तो फिर हम वहाँ से निकले जब, तो बिल्कुल स्टेयर केस तक आए पहुँचे। फिर हम जा रहे हैं नीचे, और मुझे कहने लगे वो गाना गाते हुए जाओ। अच्छा। हाँ, तो फिर हम गाना गाते हुए जा रहे हैं, जाते गए ऊपर खड़े हुए, तो वेव किया उन्होंने, कर रहे थे। एंड दैट्स द लास्ट टाइम You saw दैट him. आई सॉ हिम, दैट्स द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। वो याद आपको वेव वाली जो बात आप कह रहे हैं कि हाँ, आपको वेव कर रहे थे, बहुत मुझे लगता है बहुत भावुक क्षण हुआ करते हैं, और नेहरू जी बहुत भावुक तो थे, बहुत बहुत जी, बिल्कुल। और किसी के दिल को छूने की ताकत उनमें थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, और आप लोगों के दिलों को भी उन्होंने छुआ। तो इस तरह से मुझे लगता है शायद आपकी प्रेरणा जगी हो राजनीति में आने की वहाँ से। नहीं, वहाँ वो तो से बहुत बात की बात हाँ जी, वहाँ से नहीं, मुझे ये जो इम्पैक्ट लगा ना वहाँ का, जो अमेरिका का रिएक्शन, और जो यहाँ जो हुआ 74 में जो हुआ था, और यहाँ जो हुआ अपना दिल्ली में जो कुछ हुआ। दिल्ली में जो हुआ, कि मुझे अजीब लगा कि ऐसे आग कैसे लग सकती है, ये नफ़रत की भावनाएं कैसे जागृत हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है हम सीखते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि ट्रेजेडीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं जो वहाँ हुआ। लोग को काट दिए गए, मार दिए गए, ट्रेनें लाशों से भर के इधर आई, उधर भी गई, पार्टीशन के समय जो हुआ था। जो हुआ था, तो उसको हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। वो आज भी हो रहा है दत्त साहब। क्या मतलब ये 47 की घटनाएं जो आप बता रहे हैं, ट्रेनों का कटना इस तरह से, जी, उसके बाद में देश में लगातार अलग अलग हिस्सों में दंगे, सांप्रदायिक दंगे होते रहे, आज भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीतिज्ञों के पास कोई जवाब है इस सवाल का, या वो इस सवाल को और ज़्यादा गहरा बनाते जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये राजनीति जो है, ये जब धर्म और जात पात के ऊपर उसका दारोमदार हो जाता है, तो उस वक्त क्या है कि बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। राजनीति जो है वो इशू बेस्ड होने चाहिए, कि आज अगर मेरी पार्टी है या आपकी पार्टी है, आप कहें कि हम एजुकेशन को इस तरह लाएंगे, जी। आप ये कहें कि हम पीने का पानी हम जनता तक इस तरह पहुंचाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम क्या है, हमारी साइंटिफिक प्रोग्राम क्या है, हमारे हेल्थ के प्रोग्राम क्या है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में तो यही चीज़ें ज़रूरी हैं जी। अच्छा, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो मुझे तो नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह की बातें हो रही हैं। आप तो एडिटर भी हैं, आप लेखक भी हैं, आप तो अखबारें मुझसे ज़्यादा पढ़ते होंगे सब। ये मुझे बताइए कि इन सालों में कहीं हमने जनता की बात की हो, जनता की बेहतरी के लिए बात की हो? तो सर इस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 3 बार से संसद में हैं हमारे। 4 बार, हाँ जी। चौथी बार, मतलब राजनीति में इतने सक्रिय हैं आप, समाज सेवा भी आप कर रहे हैं। एक राजनेता के रूप में उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आपने की जो सवाल आप ये उठा रहे थे, आप एक राजनेता के रूप में? मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ इन माई ओन वे। जैसे कि जहाँ कहीं राइट्स होते हैं, अभी भी राइट्स हुए थे गुजरात में, गुजरात वाले हुए, गुजरात राइट हुए। मैं सबसे पहले गोधरा गया,
गोधरा से मैं बड़ौदा गया, वहाँ पे जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ मैंने पीस मार्च की। 2 लोगों ने मुझे कहा कि बड़ा रिस्की है। मैं कहा रिस्क तो ज़िंदगी में लेना ही है, आदमी एक बार ही जीता है, एक बार ही मरता है, एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। तो और बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में तो ये रह जाता है कि आपने किया क्या है, इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया है जी। बाकी जीवन मरण के ऊपर तो किसी का हाथ नहीं है। फिर मैं अहमदाबाद गया, कैंपों में गया, और विश्वनाथ जी आप यकीन जानिएगा कि सबसे बड़ा मुझे दुख हुआ वहाँ बच्चों को देख के जी। कि इन बच्चों ने क्या किया है। वो यतीम हो गए हैं, उनको याद भी नहीं होगा कि मेरा बाप कैसे मरा, क्या हुआ। उन्होंने याद देखा भी होगा कि उनका बाप या उनकी माँ सामने कट के मर गई या जला दी गई। वैसे बहुत सारे किस्से हमने पढ़े अखबारों में देखे भी हैं इस तरह के जो हुए इस गुजरात में। गुजरात से ही नेहा पटेल कुछ पूछना चाहती हैं मेहसाना से। मैं चाहता हूँ पहले उनके सवाल का जवाब दे दें आप। नेहा बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, आपकी नज़र से पुराने कलाकार और नए कलाकार में क्या तफावत है, क्या डिफरेंस है? हम बड़ी तकलीफ़ों से कलाकार बने उनके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं क्योंकि टीवी भी है, और भी चीज़ें हैं, स्कूल भी हैं, एक्टिंग स्कूल्स भी हैं। और हमको तो अपनी फिल्मों से ही सीखना पड़ता था। एक फिल्म में काम किया, वहाँ से क्या सीखा, उससे क्या इम्प्रूव किया। मगर आज तो यहाँ अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, एक्टिंग स्कूल बन गए हैं, डांसिंग स्कूल बन गए हैं, और टीवी का ज़रिया भी एक हो गया है क्योंकि टीवी से भी बहुत कलाकार आए हैं फिल्म इसमें। देन उसके बाद ये जो ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं उसमें भी काफ़ी जो लड़कियां हैं वहाँ से फिल्मी दुनिया में आ गई हैं सारा। तो फ़र्क बस यही है कि हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं और हमने एक अच्छी चीज़ें सजा के आज के कलाकारों को दे दिए कि देखिए आपके रास्ते उनको बहुत सारी रास्ते आसान कर दिए हैं। तो आपको शुरुआत करनी पड़ी थी उस ज़माने में। इस बीच एक सवाल पूछना चाहते हैं बाहुबली जैन बारामती से। बाहुबली, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ विश्वनाथ जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ, और सुनील दत्त जी, आपसे सवाल है कि पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया। जी जी। उसके बाद अभी लगान हुई थी हाल ही में। जी हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक फिल्म और नॉमिनेट हो, इसके लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? मतलब किसी फिल्म की बात करना चाहते हैं आप, या चाहते हैं किस तरह की फिल्में बने? हाँ, किस तरह की फिल्में बने। ये चाहते हैं कि ऐसी किस तरह की फिल्में बने कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हो सकें, जैसे मदर इंडिया हुई, जैसे लगान हुई, या अब देवदास की बात हुई। क्या कि फिल्में जो ऑस्कर के लिए जाती हैं, पहले तो उनमें जिस देश से आती हैं उस देश की भावनाएं जो ज़रूर होनी चाहिए उस फिल्म में, जैसे इसमें लगान में भी थी और मदर इंडिया में भी थी। दूसरा टेक्निकली, जो आजकल टेक्निक तो बहुत एडवांस हो गई है, टेक्निकली भी वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बिल्कुल फॉरेन फिल्में टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने रख के अगर फिल्में बनाई जाएं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चांसेस हैं। और आज तो क्या है कि ये जो टेलीविज़न नेटवर्क आ गया है और दुनिया इतनी छोटी हो रही है, तो ये हमारी फिल्मी दुनिया, हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया भी उसका नाम दुनिया में हो गया है। तो ऑस्कर जीतना कोई मुश्किल नहीं है आज। नहीं, ऑस्कर दुनिया में बड़ा नाम हो गया। हमारे यहाँ अपने पुरस्कार भी इसी तरह के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि फिल्मों के माध्यम से देश, जाति, समाज वो भी झलकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत, मुझे लगता है, एक तरफ आपने कहा था कि फिल्में सिर्फ कमर्शियल मीडिया है और उन बिजनेस करते हैं वो लोग, तो ये दुविधा तो बनी रहेगी कि ये कमर्शियल मीडिया किस तरह से अपने समय के संदर्भों को आगे लेकर के बढ़ सके, किस तरह से अपनी कल्चर को लेकर के आगे बढ़ सके। हम जो बातचीत कर रहे थे दत्त साहब, वो थी गुजरात के संदर्भ में। उससे पहले भी आपने यात्राएं निकाली, आपने पंजाब भी गए थे जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, अभी आप कश्मीर भी गए थे, अमृतसर से कश्मीर तक की आपने यात्रा की थी, सद्भावना यात्रा जिसे आप कहते हैं। उससे पहले सार्क देशों के लिए भी आपने एक यात्रा की थी। इन यात्राओं के माध्यम से आपकी दृष्टि में आपने क्या पाया या समाज ने क्या पाया? हमने एक यात्रा की थी, जीव यात्रा, सिंगापुर से लेके न्यू दिल्ली तक। वो नेताजी की याद में की थी और इंडियन नेशनल आर्मी की याद में की थी जी। और क्योंकि हमने सोचा कि हमारे देश का युवा जो है, हमारे देश के बहुत से लोग जो हैं
सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी की कुर्बानियों को भूल चुके हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी तो बिल्कुल भुला रहे हैं कि उन्होंने उनकी भी कंट्रीब्यूशन है अपनी देश की आज़ादी के लिए। तो 10,000 किलोमीटर 10,000 माइल हमने ड्राइव किया था जी, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए आए थे। और आप यकीन जानिएगा कि जब हम मणिपुर से आए और नागालैंड एंड मेघालय एंड आसाम और बंगाल से होते हुए पहुँचे, तो रास्ते में मैक्सिमम हमको युवा मिले और वो इतने खुश थे। और उनके अंदर उन्होंने कहा कि जब हम पता चला कि आप नेताजी की याद में, तो हमने नेताजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो जागृति होती है, जागृति ये डेफिनेटली ज़रूर होती है। और ऐसे ही जब हम बॉम्बे से अमृतसर चल के गए थे तब भी होती। मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन टेलीफोन पर अहमदाबाद से दीपक हैं, मैं चाहता हूं पहले आप उनसे बात कर लें। दीपक बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी दत्त साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। और आपका शुरू से बड़ा फैन रहा हूँ जी। और आपकी कई बहुत फिल्में देखी हैं, इसमें मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगी पड़ोसन। अच्छा, पड़ोसन, जिसमें आपने भोले का किरदार किया था जी। और एक फिल्म थी गीता मेरा नाम, हाँ, जिसकी आपकी डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आज भी याद है, मैंने बचपन में देखी थी। मैं आपके घर के संजय की उम्र का हूँ, पिता समान है जी। और आपका चेहरे का राज क्या है, इतने स्मार्ट आज भी नजर आ रहे हैं आप। निश्चित रूप से ये मेकअप तो नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका प्यार जो है छलक रहा है मेरे चेहरे पे। देखिए दीपक जी, दत्त साहब ने कहा कि आपका प्यार है जो उनके चेहरे पे छलक रहा था। अपने आप को समाज से जोड़ने वाला व्यक्ति किस तरह समाज से ताकत लेता है, उसका एक उदाहरण दत्त साहब बता रहे थे। दत्त साहब, मैं आपसे पूछा था यात्राओं के बारे में, तो ये आपने सद्भावना यात्रा जो की, इसकी क्या उपलब्धि है? आप क्या समझते हैं कि इन यात्राओं के माध्यम से आप, एक बात आपने कही कि साहब जब आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने को याद दिलाने के लिए यात्रा शुरू की तो लोगों ने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। पंजाब में जो कुछ हुआ आपकी यात्रा के बाद, या कश्मीर में भी जब आप गए थे और आपको रोका भी गया था कि मत जाइए आप वहाँ पर, क्या पाना चाहते थे आप इन यात्राओं से? एक चीज़ क्या होता है, मैं समझता हूँ जहाँ आग लगी हो तो वहाँ अगर कोई आदमी एक बाल्टी भी ले जाए पानी डालने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि एक कोई तो आया जिसने कि इस आग को बुझाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने अगर पीस यात्रा की है तो आज ही एक माहौल बदल जाएगा। मगर एक चीज़ मैंने देखी कि जब तक हम वैली में थे वहाँ पे कश्मीर में, एक भी हत्या नहीं हुई थी उस वक्त। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और जब मैं वहाँ गया, हज़रत बल जो उनकी बहुत बड़ी श्राइन है मुसलमान भाइयों की, तो वहाँ जो सबने मुझे कहा कि बड़ा ये सेंसिटिव एरिया है, वहाँ जाना। हमने कहा हम जाएंगे, हम किस लिए आए हैं? हम तो शांति के लिए आए हैं, ताकि शांति हो, अमन हो। और वहाँ जब मैं गया तो काफ़ी लोग बड़े परेशान थे और बड़ी जोश से बातें कर रहे थे। मैं सुनता रहा। फिर उनको मैंने गले लगाया। जब गले लगाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जैसे पिघल जाता है ना, आदमी पिघल जाता है। और उनकी आवाज़ बदल गई। उन्होंने कहा कि काश के आप जैसे लोग और भी आए। फिर मुझे अंदर ले गए। को जोड़ने की जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। दत्त साहब, मेरे पास समय बहुत कम है इस समय, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं सिर्फ 1 मिनट में पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में संघर्ष भी किया, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया भी आपने, देना भी आपने बहुत कुछ चाहा समाज को, उसमें से बहुत कुछ दिया भी। कुछ ऐसा बाकी है जो आप करना चाहते हैं महत्वपूर्ण? बस मेरी तो यही एक सपना है, अगर पूरा हो जाए तो, कि हम इस चीज़ को महसूस करें कि हमारे देश में, इस धरती में जो भी चलता है वो अपना है। अगर इस चीज़ को हम इसका कोई हल अगर सोच लेंगे, अगर इस चीज़ में अगर कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश बहुत महान बन सकता है। मैं समझता हूँ दत्त साहब, ये ऐसी बात थी जहाँ पर हम आज के कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ पूछना मुझे भी था, सारे देश को भी बहुत कुछ पूछना था, लेकिन जो कुछ आपने बताया मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो फिल्मी कलाकार ही क्यों ना हो, उसका एक दायित्व समाज के प्रति बनता है, देश के प्रति बनता है। और ऐसे देश में जहाँ आज भी
हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, इन सारे झगड़ों से ऊपर उठ करके एक इंसान बनाने की कोशिश हमें करनी होगी। दत्त साहब यही संदेश हमें दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया दत्त साहब आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।